कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी ने अपनी 24 के लिए स्ट्रेटजी बदली है। क्या प्लान है अब 24 के लिए बीजेपी का? देखिए 24 के लिए बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं, लेकिन हाँ 23 में जहाँ विधानसभा चुनाव है उसके लिए स्ट्रेटजी में बदलाव जरूर आया है। सबसे पहले मैं कर्नाटक की बात कर दूं, चूँकि लगातार चर्चा हो रही है कि कर्नाटक की हार को पीछे छोड़कर बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो देखिए मैं बताऊं कि कर्नाटक को लेकर इस बार फ्राइडे को यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की बैठक होगी और उसमें हर बार जो होता है कि व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं ली जाती, तय नहीं की जाती, सामूहिक जिम्मेवारी के तौर पे हार को स्वीकारा जाता है। कर्नाटक में ऐसा नहीं होगा और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि व्यक्तिगत जिम्मेवारी जिन जिन पहलुओं की वजह से नुकसान हुआ है उसको लेकर पार्टी तय करेगी और प्रदेश में और जो इंचार्ज स्तर के लोग हैं कर्नाटक को लेकर उसमें आपको भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। बाकी दूसरे राज्यों की बात करते हैं। मुख्य तौर पे 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव है और मध्य प्रदेश में सरकार बचानी है। और जो खबर अब मिल रही है कि क्षेत्रीय छत्रपों को, जो कर्नाटक से सीख मिली है कि क्षेत्रीय छत्रपों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, यानी जिस तरह से येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और वासवराज बोम्मई को बहुत ज़्यादा फ्री हैंड नहीं मिला, उसका नुकसान हुआ। लक्ष्मण साधवी को बाहर किया गया, उनको टिकट नहीं मिला, वो कांग्रेस में चले गए। जगदीश शेट्टार को टिकट नहीं दिया गया, वो कांग्रेस में चले गए, हालांकि वो चुनाव हार गए। लेकिन अब ऐसी गलती बाकी राज्यों में नहीं होगी और इसलिए ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान की लॉटरी लगी है कि चेहरे के तौर पे उन्हीं को आगे करने की योजना है, वहीं नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए और ऐसे जो तमाम क्षेत्रीय नेता हैं, जो राज्य के बड़े नेता हैं, उनको भी बराबर मौका दिया जाएगा और उनको भी खास तवज्जो दी जाएगी। उनकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तेलंगाना में चूँकि वहाँ टीआरएस की सरकार है, जो अब बीआरएस की सरकार है, तो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पे पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसे लगता है कि वहाँ की एंटी इनकम्बेंसी उसे फ़ायदा करेगी। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति होनी है, लेकिन वहाँ रमन सिंह जो अभी तक दरकिनार एक तरह से कर दिए गए थे पिछले लोकसभा चुनावों के बाद से और पिछली हार के बाद से, उन लोगों को अब ऑक्सीजन मिलेगा और उनके साथ साथ बाकी राज्य के जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं उनको भी तवज्जो दी जाएगी। राजस्थान का भी यही हाल होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत हों या फिर बाकी सीपी जोशी जैसे नेता हों, उनको भी तवज्जो मिलेगी। लेकिन आगे चेहरे के तौर पे वसुंधरा राजे को आगे किया जा सकता है। ये अब एक तरह से नई रणनीति आई है। तो कुल मिलाकर जो क्षेत्रीय छत्रपों को जो किनारे करने का जो एक नुकसान कर्नाटक में उठाना पड़ा, उसको लेकर ये जो 4 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से जो अपने राज्य हैं मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है, बाकी जगह अपोजिशन का राज है। और एक खासकर आप कह सकते हैं कि राजस्थान के लिए एक स्ट्रेटजी है रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी, जिसे कहते हैं कि 3-4 जो बड़े नेता हैं उनको बराबर एक बार में एक की एंट्री। रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी यही होती है कि एक बार में एक व्यक्ति उसमें एंटर कर सकता है। चारों को महत्वपूर्ण स्थान दिए जाएंगे, उनकी बातों को सुना जाएगा, लेकिन चेहरा सिंधिया को बनाया जाएगा, इसकी पूरी संभावना दिख रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया चेहरा वहां बनाई जा सकती है। तो ये एक प्रमुख बदलाव है। जहां तक 2024 का सवाल है, आपने देखा उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी चल रही है, 80 की 80 सीटों पर तैयारी है और अब 30 तारीख से जो एक महीने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेन, पब्लिक के साथ कैंपेन, लाभार्थियों के साथ कैंपेन, 1 महीने का, जिसकी शुरुआत 30 मई को प्रधानमंत्री अपनी रैली से करेंगे और 23 जून को फिर वो 10 लाख बूथों पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं डोर टू डोर कनेक्ट और लाभार्थियों से जो बातचीत, रेगुलर टच बनाने के लिए प्रधानमंत्री जो कहते थे, उसका अभाव कर्नाटक में दिखा है और उससे सीख लेकर ये 1 महीने का अभी कैंपेन चलेगा, जो कि लोकसभा चुनाव तक कंटिन्यू रहेगा। लाभार्थियों के पीछे बीजेपी आप एक तरह से कह सकते हैं कि अपने सभी नेताओं को लगा कर रखेगी ताकि उनसे एक रिश्ता बना रहे और लाभार्थी एक बड़ा वोट बैंक अब बनकर सामने आया है। नुकसान कर्नाटक में हुआ, लेकिन अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसके पीछे बीजेपी